नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भाइयों, हम आपको जो एक वीडियो बना रहे हैं वो हमारी मैथ की वीडियो है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको मैथ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पिछले 2017 की यूपीएसआई की भर्ती में आए हैं, उन सभी से वाकिफ़ करा रहे हैं। तो हमने 2017 की भर्ती का एक पेपर लिया है, उसी में जो क्वेश्चन आए हैं हमने उस लैंग्वेज को एज इट इज़ आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। याद रखना, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें हमने लैंग्वेज को भी चेंज नहीं किया भाई, सिर्फ इसलिए कि जिससे आप समझ सकें कि भाई किस टाइप की लैंग्वेज को हमें कैसे हैंडल करना है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, आप इनको जैसे ही मैं क्वेश्चन लाता हूं तो आप करके देखिए और फिर ये देखिए कि आप इस लैंग्वेज को कितना पकड़ पा रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस लैंग्वेज होल्ड होनी चाहिए, लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए कि लैंग्वेज को कैसे पकड़ रहे हैं भाई आप। तो हम शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 का मैथ का क्वेश्चन पेपर। एज इट इज जैसा पूछा गया एज इट इज आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान से थे, हालांकि 2-4 बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमने इसमें शामिल भी किए हैं, कुछ बिल्कुल जो और भी आसान थे उनको शामिल नहीं किया है भाई। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए सवाल ये है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी, एक शर्ट 20% के लाभ पर और दूसरी शर्ट 80% के लाभ पर बेच दी, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यदि वे पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचे तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का योग बताना है। देखिए भाई, ट्राई कीजिए। मैंने कहा सवाल बहुत आसान है, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप। ओके भाई, देखते हैं। देखिए उसने ए और बी जो 2 शर्ट खरीदी है 2000 रुपए में खरीदी है। मान लिया पहली शर्ट ए रुपए में खरीदी है, दूसरी बी रुपए में खरीदी है, ये क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, पहली को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी को 80% लाभ पर, यानी पहली पर 120% विक्रय मूल्य हो गया, दूसरी का 180% विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 100% में खरीदी है, 20% लाभ है तो 120%, 80% लाभ है तो 180%, और पहली और दूसरी के विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखिए यहां पर 100 से 100 कैंसिल कर दोगे तो A/B बराबर क्या आ जाएगा, बी को इधर ले 180/120, यानी कि कितना आ गया भाई, 6 से 2 बार, ये 3 बार, 3/2। तो ए और बी के मूल्य में 3-2 का अनुपात है। ठीक है भाई, तो ए और बी 2 वस्तुएं हैं, ए का मूल्य क्रय मूल्य 3 रुपए, बी का 2 रुपए, यानी 3 भाग ए के, बी के 2 भाग, तो 2000 के 5 भाग करने भाई। जब 5 भाग 2000 है तो 1 भाग कितना हुआ, 1 भाग हो गया 400, तो 3 भाग कितना हो गया भैया, 1200 और 800। तो पहली वस्तु 800 में खरीदी, दूसरी 1200 में खरीदी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा उस पर भी आ जाइए। यदि वे पहली को 30% के लाभ पर और दूसरी को शर्ट को 25% के लाभ पर बेचे, पहली को 30% लाभ पर बेच रहा है तो 1200 का 30% 360 हो गया, तो 360 का लाभ हो गया तो 1560 हो गई। दूसरी को 25% लाभ पर बेच रहा है तो भैया 800 का 25% 200 रुपए का लाभ हो गया, 200 रुपए का लाभ यानी 1000 रुपए में बेची है, तो कितने का हो गया, 2560 रुपए बिक्री मूल्य का योग आ गया। आंसर है भाई। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखिए आज थोड़ी सी स्पीड हमारी ज्यादा रहेगी क्योंकि हम मिक्स में बता रहे हैं, चैप्टर होता है तो आसान आराम से भी बताते हैं, तो आप समझ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी इनको जानते हैं। ओके भाई, ठीक है। तो दोनों के विक्रय मूल्य का योग 2560। अगर आप यहाँ पर मतलब कुछ और ला रहे हैं तो गलत कर रहे हैं भाई, ये जरूर ध्यान रखना। पूछा क्या गया है सिर्फ उसी को आंसर मानना है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की 6% की दर से 10 महीने का ब्याज 400 रुपए, तो मूल राशि कितनी है। वीडियो पॉज कीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है आपके लिए। ओके भाई, बहुत अच्छे। मूल राशि पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा, साधारण ब्याज है, तो मूल राशि नहीं पता भाई, नहीं पता कोई बात नहीं, मूलधन को P मान लेते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना, 10 महीने, 10 महीने को क्या लेंगे, 10/12 कर दें। ओके ठीक है, 10/12 और बटे 100, ये कितना हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज। जो कट रहा उसको काट लीजिए। ठीक है, तो अब हमारी करना क्या, P बराबर 400 गुणा 2 गुणा 10, तो 400 में 2 की गुणा 800 गुणा 10 करें तो 8000 रुपए आंसर भाई। ठीक है, देखिए मैं फिर से याद दिला रहा हूं आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ चेंज किया हो। मैं ऐसी की ऐसी लैंग्वेज जो यूपीएसआई में पिछले 2017 की भर्ती में आया है उसको ऐसे के ऐसे ही आपके सामने पेश कर रहा हूं।
जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। बस मेन उद्देश्य कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको देखना है कि हमें कैसे पढ़ना है, बस ये समझना है। तो सवाल को देखते रहिए, उसकी प्रकृति पर किस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है उस पर गौर कीजिए भाई। ठीक है, आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई पर पहुंचती है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़िए तब देखना। ठीक है भाई, तो हम पहले देखते हैं यहां तक का सवाल। 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए है, स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई पर पहुंच रही है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है। यानी एक्स और वाई के बीच 320 किलोमीटर की दूरी है, और एक ट्रेन एक्स से वाई पर 4 घंटे में पहुंच रही है, तो उसकी चाल कितनी होगी? 320/4 कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की चाल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस ट्रेन की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वह ट्रेन 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है जो स्टेशन वाई पर खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है? ठीक है, पहली ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, दूसरी की पता नहीं है, तो दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, तो दूरी कितनी चलेगी भाई? दूरी चलेगी पहली की लंबाई जमा दूसरी की लंबाई, इतने मीटर। चाल कितनी है? चाल बराबर है 80 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बताना पड़ेगा हमें भाई। ओके जी, और समय कितना भाई? समय है भाई 9 सेकंड, लिखा हुआ 9 सेकंड में पार करती है। तो इस ट्रेन ए ट्रेन बी को 9 सेकंड में पार कर रही है, जो ट्रेन बी है वो स्टेशन वाई पर खड़ी है, चल नहीं रही है, तो चाल सिर्फ एक की चलेगी, दूरी दोनों की जुड़ेगी, समय 9 सेकंड है। ओके भाई, तो दूरी बराबर, अब हम इसको यहां लिख देते हैं, दूरी दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन समझाने के लिए यहां से ले, दूरी बराबर चाल 80 गुणा 5/18 गुणा समय, 9 की गुणा कर दी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, कितना हो गया भाई? ये 2 बार, 2 से 40 बार, 40 पंजे 200, तो 100 में बी जोड़े तो 200 है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 100 मीटर। तो ट्रेन बी की लंबाई भी 100 मीटर, ट्रेन ए की लंबाई भी 100 मीटर। आंसर आ गया भाई, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि सवाल हम चाह रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारे सवाल बता सकें, और हमारा उद्देश्य सवाल करवाना ही नहीं, सवालों की पहचान कराना है, और थोड़ा सा ये है आपको हिंट देना कि किस तरह से हैंडल करना है क्वेश्चन को। लैंग्वेज बहुत बड़ी है, सवाल छोटा सा है, देखते ही आधा सवाल हो गया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा समझाना पड़ता तो लिखना पड़ता है भाई। ओके, आ जाते हैं भाई, आगे क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है, जो कि 25 रुपए है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करो। वीडियो पॉज करना और सही आंसर लिखना आपको। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। देखिए, एक दुकानदार वस्तु की अंकित कीमत पर 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है, जो 25 रुपए है। तो जो 12.5% है वो क्या है? लाभ है 25 रुपए। तो किसका? क्रय मूल्य का। तो भाई ये कह सकते हैं ना, क्रय मूल्य का 12.5% बराबर 25। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 25 गुणा 100/12.5, 12.5 से 2 काटे तो 200 रुपए आ गया। ठीक है, 200 रुपए में खरीदी है, लेकिन सवाल देखिए, अंकित कीमत ज्ञात करनी है भाई। ओके, 200 में खरीदिए, 25 रुपए के लाभ पर दे रहा है, 200 में खरीदकर 25 रुपए के लाभ पर दे रहा है। याद रखिए, तो हमें अंकित मूल्य पूछना है, तो अंकित मूल्य मान लिया ए है, उस पर 10% का डिस्काउंट है। अंकित मूल्य कितना? ए रुपए, उस पर 10% का डिस्काउंट है, फिर कितने में बेच रहा? 225 में, क्योंकि 200 में खरीदिए, 25 रुपए का लाभ भी तो हुआ है। विक्रय मूल्य तो 225 है ना, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो 0 से 0 निकाल दो, ए बराबर कितना आ गया? 225 मल्टीप्लाई बाई 10/9, 25 गुणा 10 करे तो 250 रुपये। 250 रुपये में लिख एमआरपी है उसका, 250 रुपये एमआरपी है, 100 में खरीदिए, 225 में बेच रहा भाई। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इसके करने के और भी तरीके हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सोचिए, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा जबरदस्ती का टफ मत बनाइए सवालों को, ज्यादा इधर उधर मत कीजिए क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल आ रहा तो सिंपल कर दीजिए। ठीक है, लैंग्वेज पर ध्यान रहे, कुछ नहीं बच रहा आपसे सामने से। कह रहा शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं इसका।
ओके, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब और मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? ट्राई कीजिए भाई वीडियो को पॉज करके। सवाल बहुत अच्छा है, फिर से बोल रहा हूँ, देख लेना, दूसरी बार जरूर चेक कर लेना। ओके भाई, देखते हैं। देखिए, मिश्रण की बात कर रहे हैं। हमारे पास मिश्रण है और उसमें हमारा पानी है, ठीक है। तो ये कह रहा 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, ठीक। लेकिन अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करते तो सवाल गलत होने का चांस ज्यादा भाई। यहां पर नहीं करना। 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर पानी 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया, तो जब 20 लीटर मिश्रण ही निकल गया तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास 40 लीटर बचा मिश्रण, और इसमें 20% पानी है, यानी 8 है। 40 का 20% 8 हो गया। ओके, 40 लीटर मिश्रण है, 8 लीटर पानी है उसमें। यदि 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अब शराब कितनी होगी? मिश्रण हो गया 48। तो अंतिम मिश्रण में पानी तो 8 का 8 ही रहा। कह रहा कि अब इस मिश्रण में कितने % पानी है? छठा भाग है, और छठा भाग कितना होता है? 16 से ही 2/3%। तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? ठीक है, फिर से देखते हैं। शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, उसमें से 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, 20 लीटर बाहर निकाल दिया, 40 बचा। 40 में 20% पानी है, यानी 8 लीटर पानी है। 40 में 20 लीटर है, 8 लीटर है, और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई गई है। तो मिश्रण कितना हो गया? 48 हो गया। पानी तो उतना का उतना ही रहा, पानी चेंज नहीं हुआ। पानी अब भी 8 है, मिश्रण 48 हो गया। तो कह रहा कि कितने % है? मिश्रण का कितने % पानी है? छठा भाग 16 से ही 2/3% होता है भाई। ओके, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन से भिन्न का मान न्यूनतम है? सबसे छोटे भिन्न को बताना है। आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा वैसे, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी से बताइए भाई। बहुत अच्छे, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें कुछ नहीं करना, दो का अंतर। याद रखना, अगर अंतर समान है, अंश और हर में गैप समान है, जब समान गैप है, चाहे 2 का, चाहे 1 का, चाहे 5 का, चाहे 7 का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी है। पूछ रहा किस भिन्न का मान न्यूनतम है, तो आंसर ए आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी का योग क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा कर रहा हूं जिससे कि आप लैंग्वेज को पढ़ सके, सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। ए और बी का योग क्या है? जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के में से का 20 गुना है, और बी 25 का वर्ग है। सवाल की लैंग्वेज पढ़िए और कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छे। ए और बी का योग क्या है उसको बाद में देखेंगे। ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के में से का 20 गुना है। 44 और 55 का में से क्या होता है? 11। इसका 20 गुना 220। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना। ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। अब वो 3 अंकों की संख्या क्या है? 44 और 55 के में से का 20 गुना। 44 और 55 का में से 11 का 20 गुना 220 मिली एक संख्या, उसका 75%, इसका 75%। 25 से 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16। ठीक है, तो ए ये हो गया। ए बराबर, ध्यान से देखना, ये नहीं है, ए बराबर ये है। फिर से देखते हैं। ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, और वो 3 अंकों की संख्या क्या है? 44 और 55 के में से का 20 गुना। 44 और 55 का में से, उसका 20 गुना, एक 3 अंकों की संख्या मिली, उसका 75% ए आया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसका 3/4 करेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, इसकी गुणा कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आगे ए की वैल्यू। और बी 25 का वर्ग है, ये है ए, और बी क्या है? 25 का वर्ग, 625। तो पूछ रहा ए और बी का योग, जोड़कर बता दिए। आंसर क्या आया? 097, 790। ठीक है भाई, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में मिथ के अंक क्रम से 72, 70, 80, 90 और ए थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे, तो अमित ने गणित में कितने अंक हासिल किए?
बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सब्जेक्ट कितने हैं? तमिल है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है और गणित है। 5 है। 5 का औसत 80 है तो टोटल कितना होना चाहिए? 400। 400 होना चाहिए, जबकि इसमें हमारे पास दे रखा 72, 70, 80, 90 और ए। 72, 70, 80, 90 और ए है। तो ये जो है किसके बराबर होना चाहिए? 72 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस ए। ये सारा 400 के बराबर होना चाहिए भाई। 80 इनका औसत है तो टोटल कितना हो गया? 80 गुणा 5, 400 हो गया। बस ये करना है। कितना आ गया भाई? 240 तो ये हो गया, 240 और 7 कितना हो गया? 2, 1, 312 प्लस ए 88 और जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। 88 जोड़ देंगे 400 आ जाएगा, ए बराबर 88। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? बताइए, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं, इतने आसान सवाल भी आ रहे हैं। यही नहीं है औसत वाला बिल्कुल आसान, ये सवाल भी आसान, लेकिन कुछ सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। 250 का कितना परसेंट? 250 का कितने परसेंट बराबर 700, यही तो बताना है हमें। तो 1050 का मतलब, जिनको नहीं पता उनके लिए क्वेश्चन मार्क बटे 100 बराबर 700 है ना। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है? इसका मतलब सिर्फ हमें इसको इधर ले जाना है। अगर आप नहीं जानते तो 1 0 से 1 0 निकाल लो, ठीक है। चाहे तो इसको निकाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं 25 से 4 बार 280, आंसर आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और दूसरी 2 भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण की परिधि 20 सेंटीमीटर तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाएं। बहुत अच्छे। देखिए, उसकी परिधि 20 है, यानी 3 भुजाओं का योग 20 है, जिसमें से एक हो गई 5, एक हो गई ए, एक हो गई बी। इनका योग 20 है, तो ए और बी कितना हो गया भैया? 15 हो गया। ए और बी 15 है, अंतर 1 है, तो भुजा क्या होगी? 7 हो गई और 8 हो गई। यहाँ तक ठीक है। 5, 7, 8, तभी तो 20 आ रहा है, एक अंक का अंतर भी है। तो अब हमें भुजा पता चल गई 5, 7, 8। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना है? 5 है, 7 है, 8 है। तो एस कितना हो गया? एस बराबर हो गया 10। परिधि का आधा, अर्ध परिमाप होता है, परिधि मतलब परिमाप, ठीक है। आधा हो गया एस, एस बराबर 10 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया भाई। पहले एस, एस में से ए घटाया, एस में से बी घटाया, एस में से सी घटाया, 10 और 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, √3 आंसर। क्षेत्रफल आ गया 10√3। ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8,200 रुपए, तो वर्षों में अवधि कितनी है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ओके, ठीक है, पॉज करके कर दीजिए ना भाई। देखते हैं भाई, 5% की दर है 8,000 रुपए। अब 80,000 रुपए, 80,000 रुपए पर 8200 ब्याज बैठ रहा है। एक बात बताइए, 80,000 का 5% 4,000 बैठता है। 1 साल में 4,000, 2 साल में 8,000 हो जाएगा, साधारण ब्याज है। 3 साल में 12,000 हो जाएगा, यानी 3 साल तो हो ही नहीं सकता, चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्यादा होता है। तो 3 साल नहीं हो सकता, 1 साल भी नहीं है, तो बच क्या गया? 2 वर्ष है। सीधा सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं था। 1 साल में साधन ब्याज मतलब 4,000, 2 में 8,000। जब साधन ब्याज 2,000 है तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी भाई, चक्रवृद्धि ब्याज तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, 8,200। तो सिंपल सा 2 वर्ष है। जब पूरे वर्ष आए और वर्ष पूछे चक्रवृद्धि में, कभी कैलकुलेशन मत करना, साधन ब्याज का हल्का सा सेंस लगाएंगे, आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाइक क्रम से 24 और 18 की स्पीड से एक ही बिंदु से शुरू करती है और एक ही गंतव्य तक पहुंचती है। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी? ओके भाई, एक की स्पीड 24 है, एक की 318 है, तो 360/24 स्पीड को लगा 360/18, इसको लग रहे हैं 20 घंटे, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इसको लग रहे हैं 15 घंटे। कितने घंटे का अंतर आया? 5 घंटे का। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना था। ठीक है, लिखने की जरूरत थोड़ी है, लेकिन हम तो लिख कर भी बता रहे हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 15, 20 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम को पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल काम के लिए 1,500 रुपए का वेतन मिला। ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? ओके, देखिए, ए, बी और सी 15, 20 और 12 में, ए 15,
बी 20 और सी 12 में कुल काम कितना 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, यानी ये रोजाना आप 4 काम कर सकता है, ये 3 ये 5। ओके, ये तो आप सभी जानते हैं, इतना कर लिया हमने। इसके बाद तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी पहले किसने किया, तीनों ने, ए बी सी ने। ठीक है, इस काम में यहां पर ए बी सी ने किया है, छोड़ देते हैं कितने किया नहीं पता। ए ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले, तो बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो लास्ट में सी ने किया कितने दिन, 4 दिन। बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। ए ने उससे भी 2 दिन पहले छोड़ दिया था, यहां पर इसका मतलब बी और सी ने किया था 2 दिन, ठीक है। तो लास्ट के 6 दिन ए ने नहीं किया, ए ने काम पूरा होने के 6 दिन काम नहीं किया, तो लास्ट के 6 दिन में से 2 दिन बी और सी ने किया, और लास्ट के 4 दिन बी ने भी काम नहीं किया, तो लास्ट के 4 दिन अकेले सी ने किया, 2 दिन बी और सी ने किया, तो लास्ट के 6 दिन में ए ने नहीं किया, लास्ट के 4 दिन में बी ने नहीं किया, और यहां पर तीनों ने किया है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। 15,000 रुपए का वेतन मिला, ए और बी का कुल हिस्सा बताना है, यानी अब हमें देखना पड़ेगा किसने कितने काम किए। तो देखिए अभी देखते हैं कुल कितने काम कैसे कैसे हो रहे हैं। सी ने 4 दिन काम किया अकेले ने, तो सी ने 4 दिन में कितना कर लिया होगा, 20 काम यहां पर हो गए। एक दिन में 5 काम करता है सी। तो बी और सी ने 2 दिन काम किया है, तो बी और सी ने 8 काम किए हैं, 8 काम एक दिन में, तो 2 दिन में 16 काम, तो यहां तक कितने हो चुके, 36 काम हो चुके हैं। ठीक है भाई, देखिए सी ने 4 दिन काम किया, तो 20 काम तो अकेले सी ने कर लिए। बी और सी एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 2 दिन में 16 काम हो गए, 36 काम हो चुके, बचे कितने, 24 काम। 4 3 7 5 12, तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 2 दिन में इन्होंने 24 काम कर लिए। यहां तक ठीक है। अभी आपको सभी का पता किसने कितने काम किए, टोटल 60 काम थे, 60 काम के लिए 1500 मिले, याद रखना। पूछ रहा ए और बी का हिस्सा, ए और बी ने कितना किया, ठीक है। तो हम क्यों देखें कि ए और बी ने कितना किया, हम देखते सी ने कितना किया। सी ने 2 दिन यहां, 2 दिन यहां और 4 दिन यहां, तो सी ने 8 दिन काम किया, 8 पंजे 40, सी ने 40 काम कर दिए। सी ने कितने करिए, 40 काम। बाकी 20 काम ए और बी ने किए। चाहे तो आप दे सकते हैं 2 दिन में ए ने कितने किए होंगे, 8 काम, 2 दिन ये और 2 दिन ये, 4 दिन में बी ने कितने किए होंगे, 12 काम, तो 20 काम किए 2 ने। तो 60 में से 20 काम किए हैं, 60 काम के लिए 1500 मिलते, तो 20 काम के लिए कितने मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे। देखिए लैंग्वेज बहुत बड़ी है, करना बहुत आसान है, छोटा सा है, समझाने में बहुत टाइम लग रहा, करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, ध्यान रखना भाई इसको। ठीक है, देख सकते हैं अगर कुछ रह गया हो तो। ठीक है, ये देखिए कि सी ने कितने किए, सी ने किए 40 काम, तो बचे कितने, बी, ए और बी के, ए और बी ने किए 20 काम। ठीक है, 20 काम किए तो 500 रुपए मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। अगला सवाल है, एक बेकरी वाला अपने 4 ग्राहकों ए बी सी डी को 4, 20, 6 और 3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई देता है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, तो बी और डी के हिस्से में क्या अनुपात है। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे, वीडियो पॉज करके करना भाई। ओके, देखिए कह रहा सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। सी और डी में कितने का अंतर, 3 भाग का, 3 भाग है 15, तो 1 भाग कितना है, 5। इसका मतलब 90 किलो में टोटल कितने भाग बनने, 18 भाग। इसका मतलब 18 भाग बनने 90 किलो में, समझ में आ गया। फिर से देखते हैं, इन दोनों के भाग में सी और डी में 3 भाग का अंतर है। कह रहा है सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, यानी 3 भाग 15 तो 1 भाग 5 है। जब 1 भाग 5 है तो 18 भाग 90 है, 90 में 18 भाग बनेंगे, 5 किलो का 1 भाग है। ठीक है, ओके भाई, आगे आ जाते हैं। तो 6 4 10 3 13, यानी बी के कितने हिस्से हैं, 5 है। बी को 5 हिस्से, 4 हिस्से, 6 हिस्से, 3 हिस्से मिले। बी का भी हिस्सा पता चल गया। कह रहा बी और डी के हिस्से का अनुपात, बी और डी 5 हिस्से, डी को 3 हिस्से, आंसर आ गया 5 3, दैट्स ऑल। बी को 5 हिस्से, डी को 3 हिस्से, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ लगा दिए, 3 नहीं 2, तो वो उसका कारण है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ दिखाना मकसद था कि ऐसे सवाल भी आते हैं, इसको प्लस माइनस करना है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या का 3 छठा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 हो जाती है। मूल संख्या क्या है, एक संख्या है ए, इसमें ए का 3/6 भाग जोड़ा जाए तो 54 मिल रहा है। तो 3/6 नहीं 1/2, तो ये हो गया 2a और 1a, 3a/2 बराबर 54। तो a कितना हो गया, 54 गुणा 2/3, आंसर आ गया कितना भाई, 36।
दैट्स ऑल। 36 का आधा 18 और जोड़ेंगे 54 मिल जाएगा। 3 छठे का मतलब आधा ही होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको कराने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो ये सवाल दिए पीछे वाले, वो इसका कारण यही था कि आपको पता चले। इनसे भी आसान सवाल है कुछ जो मैंने लिखे ही नहीं। ओके ठीक है। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितने मीटर प्रति सेकंड है? बिल्कुल फ्री का नंबर है भाई। अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल फ्री का नंबर है, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से कर सकते हैं। ट्राई कीजिए भाई। ओके देखिए, समझाना पड़ता है इसलिए मैं टाइम लगता है। एक ट्रेन व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन जब व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई r है, दूरी याद रखना, और समय कितना लग रहा है भाई? 10 सेकंड। पहली कंडीशन ये है, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और वही ट्रेन 105 मीटर की लंबाई वाली सुरंग को पार कर रही है। तो इस कंडीशन में कितना चलेगी? रेलगाड़ी की लंबाई जमा सुरंग की लंबाई। कितना टाइम लग रहा है? 17 सेकंड। ठीक है, तो 17 सेकंड यहां पर लगे, 10 सेकंड इस कंडीशन में लग रहे, 10 इसमें लग रहे 17, तो यहां पर कितना फालतू लग रहा है? 7 सेकंड। यहां पर कितना फालतू है? 105 मीटर। 105 मीटर 7 सेकंड में जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जा रही है? 105/7 15 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। हो गया काम खत्म भाई। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड, यही तो बताना था। मैं आगे बढ़ते हैं। यदि ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी वगैरह, सॉरी ए ये लिखा हुआ है, ए उपसमुच्चय बी में क्रमशः अवयवों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, इसमें कितने अवयव हैं? तो देखिए, ए यूनियन बी जानते होंगे, जब ए यूनियन बी करते हैं हम तो दोनों में जो है सभी को लिया जाता है। तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो पहले ए का लिखेंगे 6, दोनों में 8 है, 8 भी लिखेंगे, ऊपर 10 है उसको भी लिखेंगे, 23 दोनों में उसको भी लिखेंगे, फिर इसमें 51 है उसको भी लिखेंगे, 56 को भी लिखेंगे, 69 को भी। जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाता, कोई भी 2 बार नहीं लिखा जाता। तो इसमें कुछ नहीं छोड़ रहे, 6, 8, 10, 23, 56, 6, 8, 10, 23, 56, 8, 23, 51, 56, 69, 8, 23, 51, 56, 69 सारे आ गए। तो ए यूनियन बी ये आ गया। कितने अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहला आंसर है 7, कोमा। दूसरे पर आते हैं, ए उपसमुच्चय बी। जब उल्टा यू बना होता है तो कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? पहला 8 है, दूसरा क्या है? 23 है, तीसरा क्या है? 56 है। तो जो कॉमन है सिर्फ वही लिखा जाएगा, 8, 23 और 56, यानी ए उपसमुच्चय बी 3 है। तो कितनी है? 7,3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। एक माली ने 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों को तोला, तो फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। 3 बगीचे हैं, तीनों का औसत निकाला 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक बगीचे से फूलों का वजन गलती से 24 किलोग्राम के स्थान पर 21 किलोग्राम लिया गया था। तो सही औसत बताइए। ठीक भाई, आ जाते हैं। 24 किलोग्राम की जगह 21 ले लिया, गलती से कम कर दिया, तो सही करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। गलती कितने की हुई? 3 की, और बगीचे भी 3 है, तो 3/3 यानी 1 किलोग्राम औसत में फर्क पड़ेगा। ठीक है, और गलती से हमने कम कर दिया है, तो गलती को सुधारने के लिए बढ़ा दीजिए। तो औसत 32 है, 1 जोड़ दिया, आंसर आ गया 33। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा बताइए। ट्राई कीजिए भाई। आ जाते हैं, एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। ठीक है, 0 से 0 निकाल लो, तो 7a/10 + 3b/10 = 360। तो इस 10 को इधर ले जाएं तो 3600 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है यहां तक। तो अगले सवाल पर आते हैं। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, अब इन दोनों संख्याओं का योग का 20% बराबर 160, तो 20 से 5 बार कट गया, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इसको भी मैं डायरेक्ट लिख दूं, बराबर 800। ये 3600, ये 800। अब 7a 3b a + b ये है, तो या तो a को बराबर कर लो या b को। इसमें 3 की गुणा कर देते हैं, तो 3 की गुणा करें तो a + b में हो गया 3a + 3b बराबर 8 × 2400। तो घटा देते हैं,
माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3a गया तो कितना हो गया 4a इक्वल टू 1200। 4a 1800 है तो a 1200 है, a के बराबर a बराबर 300 आ गया। अब दूसरी संख्या निकालना चाहे तो 2/5वां हिस्सा, दूसरी संख्या निकाल कर उसका 2/5वां हिस्सा कर दीजिए, छोड़िए। अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वो तो सिंपल चीजें हैं। P और Q एक साथ काम को 9 दिनों में करते हैं, Q और R एक साथ 12 दिनों में करते हैं, P और R एक साथ 18 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं यदि वे तीनों एक साथ काम करें। तो देखिए पहले P और Q कितने दिन 9, Q प्लस R कितने दिन 12, P प्लस R कितने दिन 18, तो 9 12 18 का एलसीएम आ गया 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, जब ये सारे मिलेंगे तो 4 3 7 और 2 9 काम हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में जब सारे मिलेंगे तो 36 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। ठीक है, ये सारे मिले तो 4 दिन में काम हो रहा, लेकिन कौन कौन मिल रहे हैं? P Q Q R P R सारे मिले तो 2 P हैं, 2 Q हैं, 2 R हैं, यानी 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का डबल है। तो जब व्यक्ति को आधा करेंगे तो दिन दुगने हो जाएंगे, 4 का दिन का दुगना 8 दिन हो जाएगा भाई। बस ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल चीज है, बस दिन को डबल कर देंगे जब सिंगल व्यक्ति से काम कराते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाता तो दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा कितनी थी? कैसे भी कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से करें तो ज्यादा अच्छा है। 3x और 1x ये पहले था। यदि बर्तन में दूध पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दें, यानी इसमें 3 लीटर और डाल दें, 1x में +3 कर दें, तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। ठीक है, अंदर से अंदर बाहर से बाहर 3x इक्वल टू 2x + 6, x बराबर आ गया 6। तो पहले कितना था? 3x था और 1x था, तो 4x बराबर 24 आ जाएगा। शुरुआती मात्रा कितनी थी? 24। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 8-9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो निरक्षर लोगों की संख्या बताइए। ट्राई कीजिए भाई। ओके, सिंपल है। साक्षर लोग पढ़े लिखे हैं 8 भाग, 8x बराबर 256, x बराबर 256/8 32। अब हमें बताना निरक्षर, निरक्षर कितने? 9x बराबर 32 × 9, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल ये करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, कोई भी टेंशन नहीं है, हर सवाल ऐसा ही चल रहा है भाई। बस लैंग्वेज पर ध्यान देना, मैंने बार बार कह रहा हूँ लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। अगर आप लैंग्वेज में अच्छी तरह जानते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं आ रही किसी भी क्वेश्चन में। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, मुझे नहीं लगता मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी, ट्राई कर लेना भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 15% का डिस्काउंट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। इस लेन देन में से कितने प्रतिशत लाभ होता है? ट्राई कीजिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखिए, जब अगर आपने हमारी लाभ हानि वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने इस तारीफ में बताया होगा आपको। मैं बार बार कहता हूं कि लाभ हानि में जहां ये बाट वाला होता है, वजन वाला होता है, उसमें बहुत सारे रट लेते हैं, त्रुटि गुणा 100 बटे गलत तोल, उसको जो रटते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। मैं कहता हूं कि उसको रटिए मत ना, थोड़ा समझिए। मैंने क्या कहा, जब भी वो तराजू में गड़बड़ कर रहा है तो आप मानिए कि 1 ग्राम वस्तु उसने 1 रुपये में खरीदी है, दुकानदार ने 1 ग्राम 1 रुपये में खरीदी है। याद रखना, 850 ग्राम 800 रुपये में 850 में खरीदी है, 1 किलोग्राम 1000 रुपये में खरीदी है। तो वो क्या करता है, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% अधिक करता है। 1 किलोग्राम पर कितना लिख रहा है? 1200 रुपये लिख रहा है। याद रखना, 1000 में खरीदा, 1200 लिखा है, तो उसने लिखा 1200। उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पर 85/100, 0, 12 पंजे 60, 6, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो गया? 102, 1020। यहां पर वो 1020 रुपये में बेच रहा है। समझ में आ गया? फिर से देखते हैं, उसने 20% बढ़ा दिया, 15% का डिस्काउंट दिया, 1020 में भी दे रहा है। फिर से देखिए, मैंने क्या कहा, 1 ग्राम 1 रुपये में खरीदी है दुकानदार ने,
850 ग्राम 850 रुपये में खरीद और 1 किलोग्राम यानी 1000 में खरीदा, मान लिया 1000 रुपये में खरीदा, 20% बढ़ा दिया, 1200 लिख गया, उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, 1020 में बेच रहा वो। लेकिन तोल कितना रहा है 850 ग्राम। तो 850 ग्राम उसने खरीदा कितने में था 850 में ही, यानी उसका लागत कितने की आ रही है 850 की, इतने में बेच रहा है, इतने की लागत आ रही है, तो कितना का लाभ हो रहा है 170 रुपये का। लाभ कितना हो रहा है 170, लाभ गुणा 100 बटे खरीद मूल्य कितना 850, 20% का लाभ, दैट्स ऑल, 20% का लाभ आंसर आ गया भाई। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप 1 ग्राम 1 रुपये का मानेंगे तो कोई टेंशन नहीं है किसी भी तोल वाले सवाल में। आगे चलते हैं, दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करें और P और Q के बीच का संबंध ज्ञात करें। इसमें P की वैल्यू निकालनी है, इसमें Q की वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी P की वैल्यू निकालनी है तो ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से कर देंगे हम। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं हम 2p² प्लस 2p प्लस 3p प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हम ऊपर वाले को कर रहे हैं, इस वाले में 2p कॉमन है, यहाँ बचा p प्लस 1, यहाँ पर क्या कॉमन है 3 कॉमन है, यहाँ बचा p प्लस 1 बराबर 0। अब p प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2p प्लस 3 बचा बराबर 0। अब या तो ये 0 या ये 0 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू या तो आ गई -1, या 2p प्लस 3 है तो या 2p बराबर -3, तो p बराबर -3/2। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, या तो -1 है या -3/2 है। तो पहले से तो ये पता चल गया हमें। अब दूसरे को भी देख लेते हैं भाई, द्विघात समीकरण सोल्व करना। बस इसके क्या करेंगे, अब हम इसके टुकड़े भी करने हैं हमें। तो क्या करते हैं, q² प्लस 2q प्लस 2q प्लस 4 इक्वल टू 0। तो q² में से q कॉमन ले लिया, ठीक है, q प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा q प्लस 2 बराबर 0। q प्लस 2 बचा q प्लस 2 बराबर 0, यानी q बराबर -2 है। तो ये -1 -1.5 है, ये -2 है, तो इनमें p बड़ा है q से। बस यही बताना था, इनमें संबंध बताना है, इसका मतलब p बड़ा है q से। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लय से उनके महसे का 25 गुना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 16,900 है, तो उनका लय से कितना है। देखिए LCM HCF बराबर गुणनफल सभी जानते हैं ना, दो संख्याओं का लय से महसे से 25 गुना है, यानी ये a है तो ये 25a है, और इन दोनों का गुणनफल बराबर 16,900, क्योंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वही उनका लय से और महसे का गुणनफल है। ये a ये 25 है, तो a² बराबर कितना आ गया 16,900 बटे 25। तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू जब आएगी हमारी तो उसको हम HCF बताएंगे, उसमें 25 की गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा। एक और सवाल भाई, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती है, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उस काम को पूरा कर लेंगी। बात है महिला, दिन, घंटे लिख लेते हैं पहले, और दिन। 8 महिलाएं 12 दिन में, महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिन में किसी काम को पूरा कर लेती हैं। 8 महिलाएं रोजाना 12 घंटे काम करके 20 दिन में काम को पूरा करती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उस काम को कर लेंगी, ये तो पूछ रहा है। ओके भाई, MDH वाला लगा सकते हैं, चाहे तो तीर वाला लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं 8 गुणा, जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क वो लिखते हैं पहले 8 गुणा 12 घंटे रोजाना काम चलेगा, 8 दिन में काम खत्म, 2 घंटे चलेगा तो ज्यादा दिन। 20 दिन में काम करना 8 महिलाएं चाहिए, 30 दिन में काम करना तो कम महिलाओं से काम चल जाएगा, तो गुणा 20/30। इसको सोल्व कर दीजिए भाई, 2 से 2 कट गया, 3 से 4 बार, 8 चौके 32, आंसर आ गया 32 महिलाएं। ठीक है, जल्दी से 1-2 सवाल और देख लेते हैं बस। निम्न डेटा समुच्चय के माध्यिका और बहुलक क्या है। देखिए बहुलक तो जो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो बहुलक क्या है 7 है, 7 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका के लिए हमें अगर माध्यिका नहीं जानते तो संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में सजा लो। 7 7 7 10 16 17 21 22 54। अब देखिए टोटल है 3 3 6 3 3 9, जब बीच की संख्या वही माध्यिका होती है, तो बीच की संख्या 16 आ गई, 4 इससे बड़ी है 4 छोटी है, आंसर आ गया 16।
माध्यिका होती है बीच की संख्या, लेकिन कब? जब उनको मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो उसके बाद बीच की संख्या। और बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। कार ए और बी की गति इतने के अनुपात में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 की दूरी चलती है, ए 12 घंटे में 480, तो 12 चौक 48, ए की स्पीड 40 है, तो बी की स्पीड कितनी होगी? 30। भाई 4-3 की गति है, तो ए की स्पीड 40 है, तो बी की 30 हो गई। तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार बी द्वारा लिया गया समय 30 की स्पीड से 900 किलोमीटर जाने में 900/30, यानी 30 ही घंटे का टाइम लगेगा। आंसर आ गया भाई। तो ये थे भाई कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं। तो हम आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं भाई। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। जय हिंद।